हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी 2025 को। उसी के टीचिंग मेथड के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रीट प्री के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बच्चा कब बड़ा होता है जब वो खिलौनों से खेलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था को पहुँचता है तब वो खिलौनों से खेलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्व बाल्यावस्था, देखिए जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था का रहता है तो वो खेलने की अवस्था में नहीं रहता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, तीसरा प्रश्न क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, बी है द्रव्यमान और संख्या, सी है संख्या, डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन उत्तर बाल्यावस्था में बालक समझने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विकास का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। विकास का क्या अर्थ होता है? विकास से आप क्या समझते हो? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों को, उत्तरोत्तर श्रृंखला को हम विकास का अर्थ कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये भी सत्य है भाई। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही हो जाएगा। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सी विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं? देखिए प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है यहां पर कि उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, खींचना दिया गया, इसमें सीखना होगा, खींचना कर दिया, ये तो सही हो जाएगा। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये सही नहीं होगा। व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी सही हो जाएगा। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना,
ये सब जो कार्य हैं ये उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचकर बालक सारी चीज़ों को ये सीख लेता है, लेकिन एक चीज़ नहीं कर पाता है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्योंकि पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं, ये जो चीज़ है ये उत्तर बाल्यावस्था से सबसे अलग हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ, क्योंकि पुरुषोचित और स्त्रियोचित ये जो है बड़े लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है गाइस, थोड़ा और छोटा कर लूं। हाँ, सातवां प्रश्न देखेगा, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रतिष्ठित करना प्राय। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रतिष्ठित करना प्राय क्या होता है? सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रतिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यानी जब प्रतिक्षण दिया जाता है उसमें किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, वो लाभकारी है या हानिकारक, तो ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्योंकि सामान्य परिपक्वन का अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रतिक्षण। तो आंसर आपका डी में दिया, इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं और थोड़ा दिमाग लगाकर भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करना ही नहीं होता है, समझना होता है। प्रश्न को समझिए और आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा, वीडियो को बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। 5 वर्ष का राजू, क्या बोल रहा है प्रश्न, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। राजू का जो उछलना है ये सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। जैसे कि कोई शास्त्र होता है, अगर आप कोई शास्त्रीय संगीत को सीखते हैं, उछलते भी हैं, तो संगीत का अर्थ क्या होता है? आवाज़ करना। तो इसमें जब बिजली चमकती है तो कड़कने भी लगती है, तो जाहिर सी बात है आवाज़ भी आती है। तो उसी प्रकार से शास्त्रीय अनुबंधन का, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन में जब आप संगीत को सीखते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, तो बांसुरी भी बजाते हैं आप, उसमें भी आवाज़ होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका शास्त्रीय अनुबंधन, ये हमें कुछ कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये तो ठीक नहीं होगा। प्रयत्न एवं भूल, ये किसी भी हाल इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाकर आपके समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। शास्त्रीय अनुबंधन में ये सारी चीज़ों को आप समाहित कर सकते हैं। तो राजू का जो उछलना है सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर उदाहरण है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन देखेगा, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ साथ समय बर्बाद करना, मीन से निकालना बंद करना, इनमें से सभी। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सकारात्मक दंड, मित्रों के द्वारा उपहास। देखिए मित्रों के द्वारा जब उपहास होता है तो आपके मन में सकारात्मक दंड का प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक मित्रों के द्वारा उपहास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जैसे कि मान लीजिए बच्चा क्लास में है और वो होमवर्क करके नहीं आया है, ठीक है, तो टीचर ने उसको डांटा नहीं, कुछ ऐसी बात कही जिससे कि मित्रों के द्वारा उस बात को उपहास बनाएगा, यानी उस बच्चे को एक मनोवैज्ञानिक, ये आप कह सकते हैं कि सकारात्मक दंड जो है वो टीचर के द्वारा दिया गया है, यानी मित्रों के द्वारा उपहास। तो ये प्रश्न जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर, ये तो गलत हो जाएगा भाई। अभिप्रेरणा की बात ही अलग कुछ होती है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, कई एंगल से नहीं होगा। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति को अप्रिय
स्थिति से दूर रखता है। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? अभिप्रेरणा को कहते हैं अप्रिय और स्थिति, यानी कि अभिप्रेरणा को स्थिति से दूर रखता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को यार क्या कर रहे हो आप लोग, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप लोग लाइक, मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। सो गाइस, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न क्या है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो व्यवहार होता है उसको क्या कहता है? किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी छात्र और टीचर के बीच में जो अवस्था होती है उसे हम उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार को हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है? 12वां अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यानी क्लास में टीचर को स्टूडेंट के प्रति कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये तो कुछ कुछ हमें सही लग रहा है फिलहाल मेरे हिसाब से। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, ये तो गलत हो जाएगा, कोई हालत में नहीं होगा। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा, ये तो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप उसकी प्रशंसा करेंगे किसी छात्र की, अगर टीचर अगर छात्र की प्रशंसा करता है तो उसे घमंड हो जाएगा कि ये होशियार है, गधा है, कुछ भी हो। संदेश के साथ साचर स्थापित करना, संदेश के साथ साचर कैसे स्थापित करोगे, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो विद्यार्थियों को अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, यह पूछा गया है। तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। किसी टीचर को क्लास में विद्यार्थी के साथ में दबाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए और परिवर्तन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसमें यह बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न क्या है? उपलब्धि। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये तो सही हो जाएगा। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस रुचि में लेना प्रारंभ करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब 6 से 10 वर्ष का बालक है, उसको क्या मालूम है कि हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, सिख क्या होता है, ईसाई क्या होता है? वो तो एक बच्चा होता है, जैसे उसे जिस तरह से आप ढाल दोगे आप, वो उसी में वो परिवर्तन हो जाएगा। धर्म तो होगा नहीं। मानव शरीर के बारे में 6 से 10 साल का बच्चा क्या जाने कि मानव शरीर में क्या हो रहा है, मैं लंबा हो रहा हूँ या मैं नाटा हो रहा हूँ, मेरे हाथ बढ़ रहे हैं या पैर बढ़ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यौन संबंधों से 6 से 10 वर्ष का बालक है, यौन संबंधों के बारे में क्या जाने, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालय में, तो विद्यालय में आपका ये जो प्रश्न है आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। यानी 6 से 10 वर्ष का जो बालक होता है जब तक विद्यालय में नहीं जाएगा, ना धर्म के बारे में सीखेगा, ना मानव शरीर के बारे में सीखेगा, यौन संबंधों के बारे में भी नहीं सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विद्यालय में जाकर ही सिखाई जा सकती हैं। लेकिन कुछ बातें हैं वो भी, जैसे कि मानव शरीर के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, धर्म के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन यौन संबंधों के बारे में कुछ बातें नहीं बताई जाती हैं 6 से 10 साल के बालक को। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? 15वां। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्वर हैं? छिपी रहती हैं एवं चेतन के 3 स्वर हैं। तो इन 3 स्वरों को क्या कहते हैं? गुण सिद्धांत तो कहते नहीं हैं। प्रकार सिद्धांत, इसको भी नहीं कहते हैं। लेकिन
विश्लेषणात्मक सिद्धांत को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। जब बालकों को जब गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब वो खेलते हैं तो उनका गुस्सा भी कम हो जाता है, ये तो क्लियर बात है, बिल्कुल सही बात है। जब तक कि पहले से उन्हें अच्छा महसूस नहीं करते, यानी जब तक उनका गुस्सा कम नहीं हो जाता है और अपने आप को एक अच्छा महसूस करने नहीं लगते हैं, तो उनके इस व्यवहार की प्रतिरक्षा प्रतिलक्षित जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। प्रक्षेपण तो कतई नहीं कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, यानी उनमें जो गुस्सा आती है जब वो खेलने के लिए चले जाते हैं तो उनमें जो एक अजीब प्रकार का जो अच्छा जो महसूस होता है खेलने के बाद, उनका जो व्यवहार उनका जो रवैया बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं विस्थापन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो संतुष्ट किसे किया जा सके? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो संतुष्ट किया जाए आवश्यकताओं को, यानी समायोजन से तात्पर्य विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। संतुष्ट जब आप होंगे जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तभी तो आप संतुष्ट होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 18वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? भावना बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध, भावनात्मक बाधा, व्यवहार भावनात्मक बाधा। बाल अपराध तो होगा नहीं, कमजोर ये भी गलत हो जाएगा, भगोड़ापन ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन स्वालीनता ये व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समान कलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। निःशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, समावेशी शिक्षा द्वारा। तो जो निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है समावेशी शिक्षा द्वारा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के द्वारा ही निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? कौन सी मानसिक मंदता की, देखिए अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को यार लाइक कर दीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मानसिक मंदता को क्या कहते हैं। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये तो गलत हो जाएगा, कोई हाल में प्रश्न नहीं होगा, आंसर होगा धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना। मानसिक मंदता पूछा जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। वातावरण के साथ, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यानी मानसिक मंदता की का अर्थ क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह मानसिक मंदता की विशेषता होती है। मानसिक मंदता की अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? शैक्षिक क्रियाओं का, ये तो गलत हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, ये भी गलत हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका होती है और इसमें विद्यालय का वातावरण होता है, तभी बच्चे का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को रखने के लिए। अध्यापक की भूमिका होती है और विद्यालय की खासकर भूमिका इसमें होती है।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि एक जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है तो इसमें जो भूमिका होती है वो होती है अध्यापक की भूमिका और विद्यालय के वातावरण की भूमिका। तो अध्यापक बच्चे के साथ में कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बातें होती हैं एक विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। अगर आप उसे मार रहे हैं तो पहले से वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, तो होमवर्क कहाँ से खा करके लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है हमारा गैस कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। कमजोर बालक से तात्पर्य क्या है? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी ये तो गलत हो जाएगा, इसमें कमजोर वर्ग के बालक की बात हो रही है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो, ये भी गलत हो जाएगा, वंचित वर्ग में कहाँ से आ जाएंगे। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालकों में जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा को नीचे के वर्ग में आते हैं, उनको हम कमजोर बालक कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिनकी आय सालाना 1,00,000 रुपए होती है या फिर इससे कम होती है, जिनकी आय 1,00,000 रुपए से कम होती है या 1,00,000 होती है जिनकी सालाना आय, तो ऐसे अभिभावकों से बालकों सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं ये कमजोर वर्ग के बालक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या में 200 से अधिक हैं तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? 30, 40, 45 या 50? तो इनका अनुपात कैसा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 40 होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न देखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इससे किया जाता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में ये कथन सही नहीं होगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। यहाँ बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण में क्यों सुधार नहीं किया जा सकता है? शिक्षक औपचारिक एवं अनौपचारिक हैं, ये भी सही हो जाएगा। कुछ शिक्षण संस्थान जो हैं वो औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी हो सकता है भाई। लेकिन शिक्षण अनुवेशन है, ये गलत हो जाएगा, ये कतई नहीं होगा। तो ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है? यह आपसे पूछा जा रहा है। भौतिक संसाधनों को नहीं भाई, भौतिक संसाधन तो एक अलग चीज़ हो गई। शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ये भी गलत हो जाएगा। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत ये आ जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे 27वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। कक्षा की परीक्षा ऐच्छिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 28वां प्रश्न देखेगा। 28वां प्रश्न क्या है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण।
विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जैसे कि आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और पहले आपने पेपर दिया, पहले तो आपकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन आयोग के द्वारा उसकी जो री एग्ज़ाम की जो डेट है वो घोषित नहीं की जाती। आपने पहले एग्ज़ाम दिया, वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद आप इंतजार करते रहे 2 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका पढ़ाई में मन कम हो जाता है। तो दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए सबसे अच्छी जो बात है वो है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। यानी अगर पेपर लीक होता है तुरंत 1-1.5 महीने के बाद उसका री एग्ज़ाम जो है आयोग को ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाए का पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियोस अनुकरण, ये तो गलत हो जाएगा। जब आप लोगों को याद होगा जब कोरोना वायरस आया था, जब लॉकडाउन लगा था, तो बच्चे जो हैं लाइव क्लास के माध्यम यानी वीडियोस के माध्यम से ही जो हैं वो अपनी क्लासेस कर रहे थे, तो ये बिल्कुल बेकार है। प्रदर्शन, ये भी गलत हो जाएगा। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से क्या बेहतर मानते हैं? यानी स्वयं के द्वारा पढ़ना और स्वयं के द्वारा सारी चीज़ें सीखना। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, मान लीजिए एक बालक है और वो डेली अपना काम नहीं कर पा यानी टॉयलेट कर लेता है, लेकिन जब आपने उसको स्वयं टॉयलेट करने के लिए एक बार आप उसको ले गए, यानी आप बालक को एक बार टॉयलेट करने के लिए गए, तो इसकी हिम्मत भी बढ़ी और उसने अपना अनुभव भी व्यक्त किया। तो जब बालक को टॉयलेट लगे तो वो बताता नहीं था, जब वो खुद से अपने आप चला जाता था। जब उसे आप एक बार लेकर गए उसकी हिम्मत भी बढ़ी और अनुभव भी हुआ, तो अपने दूसरी बार में वो अपने आप चला गया। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।